उसको खाया जाता है, जिससे कई प्रकार के रोग शांत होते हैं। उस होलक का पर्व, यानी कि उसका मौसम जब आए और उसमें जो त्योहार आता है वो होली का हो जाता है। अभी चना है, गेहूं है, मटर है, ये अधपके अन्न इस समय खेतों में खड़े हैं। और इनको पका करके भून करके जो खाया जाता है, उससे जो कई प्रकार के रोग शांत होते हैं, उससे व्यक्ति पूरे वर्ष के लिए निरोग हो जाता है। आज हम अपनी परंपराओं से कट करके कहीं फादर्स डे, कहीं मदर्स डे, कहीं वैलेंटाइन डे, फलानी कतनी कितने कितने डेज में जाकर के भटक गए हैं, और जो अपनी वैज्ञानिक परंपराएं उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। तो जो होलक के समय में आए वो होली का, और जो नया अन्न लेकर के आए उसे नवान्नेष्टि पर्व कहते हैं। नवान्नेष्टि पर्व भी होली का ही एक दूसरा नाम है, साहित्यिक नाम। नव अन्न इष्टि, नए अन्न का यज्ञ जब किया जाता है तो उस पर्व को नवान्नेष्टि पर्व कहते हैं। दीपावली के लिए आप सुनते होंगे नवशस्येष्टि पर्व, नई फसल का पर्व, यज्ञ, इष्टि। और यह है नवान्नेष्टि पर्व। तो होली का जो मनाई जाती है, सृष्टि प्रारंभ से इसका संबंध है। और दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण संदेश है वो है कि वर्ष का अंतिम पर्व होने के कारण जो कुछ होनी थी सो होली अब नए साल में, नए वर्ष में, नए संवत में, नए सोच के साथ, नई उमंग के साथ, नए परिवेश के साथ आगे बढ़ेंगे। ये इसका निहित अर्थ है। इसलिए गले मिलो, गिला शिकवा जो भी कुछ है उनको मिटाइए और आगे बढ़ने का संकल्प लीजिए। प्राचीन काल में एक यज्ञ सामूहिक रूप से हुआ करता था, जिसमें शहर के, गांव के, कस्बे के लोग एक स्थान पर एकत्र होते थे। एक स्थान पर एकत्र होकर के वहां के लिए जो भी जिससे बनता था, कोई संविधाएं लेकर के आता था, कोई घिरत लेकर के आता था, कोई सामग्री लेकर के आता था, नारियल आदि लेकर के आते थे। सारे एक स्थान पर बैठ करके यज्ञ करते थे। यह शाम को मनाया जाने वाला पर्व है। शाम को बैठ करके सामूहिक रूप से, क्योंकि अंतिम संध्या है वर्ष की, अंतिम पर्व है हमारा। उसमें कई अपनी गांठ को जलाने का भी काम करते थे। यानी कि गांठ जलाने का मतलब है कि दिल में कोई कुंठा है, तनाव है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव है, उसको हम समाप्त कर रहे हैं और आज गले मिल रहे हैं। सामूहिक यज्ञ होता था, सब आते थे, पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होता था। आज जरा देखिए कितनी जंग लग चुकी है इसकी परंपरा में। लोग एकत्र होते हैं लेकिन कूड़ा कबाड़ जलाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से ला करके लकड़ियां उसमें डाल देते हैं, संविधान नहीं डालते। वो लकड़ियां भी कैसी हैं, घास फूस भी ले आते हैं। सामग्री डालने की परंपरा तो समाप्त ही हो चुकी है। उसी में एकत्र होकर के आग लगा देते हैं। मान लेते हैं कि ये सब पूर्ण हो गए, एक रस्म थी, पूरी हो गई। लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो कल जब इसका औपचारिक रूप से हम दहन करें तो उस समय गायत्री मंत्र की आहुतियां लगाएं, और वहां पर पीपल की, बरगद की, आम की, ये बड़ी बड़ी समिधाएं ला करके उनमें अग्नि प्रज्वलित करें, उसका अर्थ बताएं, लोगों को समझाएं
अपने इस यज्ञ की वैज्ञानिक परंपरा को। आइए हम सभी शिव संकल्प लेकर के होलिका का जो वास्तविक अर्थ और ध्येय है, उद्देश्य है, कि जो होनी थी सो होली अब आगे नहीं होगी। यानी कि जो गलतियां थीं, जो उदासियां थीं, जो तन्हाइयां थीं, जो परेशानियां थी, जो कष्ट क्लेश थे, वह सारे हम मिलकर के अग्नि को सुपुर्द करते हैं। इदम अग्नये इदन्न मम, ये अग्नि के लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो तनाव मुक्त परिवेश है, ईर्ष्या मुक्त परिवेश है, और उसी में हम सब आनंदित रहें। नए वर्ष को नए उल्लास के साथ, नई उमंग के साथ जीने का प्रयास करेंगे, और इसी उद्देश्य और इसी भाव के साथ अपने नए वर्ष का हम स्वागत कर रहे हैं। ऐसे भाव के साथ एक बार पुनः सारे मंच को, सारे सदन को होली का पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अपने मूल विषय पर आते हैं। बहन जी ने बताया कि आज का विषय इतिहास खोदा भी जाता है और खोजा भी जाता है। आज खोजे हुए इतिहास की ओर चलते हैं। कभी आपके मन में ये बात आई होगी कि हमारे देश के स्वाधीनता आंदोलन में राजाओं का योगदान कितना रहा। लगभग 700-750 रियासतें इस देश में थी, बांग्लादेश और पाकिस्तान की रियासतों को मिलाकर के। उस समय के सारे भारतवर्ष की बात हम कर रहे हैं। इतने बड़े भारत में कितने राजा ऐसे थे जो स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले रहे थे, और यदि भाग नहीं ले रहे थे तो क्या कारण थे? जब वो राजा महाराजा थे तो उन्होंने आराम से लोकतंत्र को क्यों स्वीकार कर लिया कि एमपी बनेंगे, और एमपी जाकर के फिर उनमें से प्रधानमंत्री बनेगा, एमएलए बनेंगे उनमें से मुख्यमंत्री बनेगा। 563 राजा तो इस बात का विद्रोह कर सकते थे, विरोध कर सकते थे कि ऐसा नहीं होने देंगे, हम ही राजा बनेंगे, हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, हम ही गृह मंत्री बनेंगे, हमारे में से बीच में से ही मुख्यमंत्री होगा, आदि आदि। लेकिन क्यों शांत हो गए? यह प्रीवी पर्स क्या था? सरदार पटेल ने प्रीवी पर्स को बंद क्यों किया, लागू किया? इंदिरा गांधी ने बंद किया। क्या कारण थे? इस समय जनता क्या कर रही थी? रियासत क्या है, और रियासत के साथ साथ ब्रिटिश भारत क्या है, ब्रिटिश राज क्या है, ये सब सुने तो बहुत हैं, लेकिन हम इसके अर्थ कितने जानते हैं? आज कुछ इन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ पर श्रीनिवासन शास्त्री जी एक अच्छे राइटर हुए हैं, और उन्होंने इस पर लिखा है। कोचीन में एक बार उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि अधिकतर देसी नरेश अपने महलों में मिलेंगे या कहीं ऐसे स्थान पर मिलेंगे जहां गरीब के धन से अय्याशी खरीदी जा सके। आप लंदन से जाएं या किसी अन्य फैशनेबल शहर में जाएं, वहां आपको कोई ना कोई भारतीय राजा या रईस मिल जाएगा जो लोगों को पतन के रास्ते पर घसीटने का काम कर रहा होगा। ये उन्होंने कहा, और ये आजादी से पहले की बात है जब कह रहे थे। इसका मतलब क्या था? यदि सीधे शब्दों में कहें तो वो वैश्यालयों के चक्कर लगाने वाले लोग थे, व्यभिचारी लोग थे, चरित्रहीन लोग थे। इसलिए उन विलासी लोगों ने बहुत कम लोगों को उनमें से अपवाद के लिए छोड़ दें, तो उन विलासी और निकम्मे लोगों में से किसी ने भी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भाग नहीं लिया। जनता जरूर देश की स्वाधीनता के लिए लड़ रही थी। अब आप देखिए,
जब इतिहास लिखा गया तो इन निकम्मे शासकों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। यदि देश की जनता उस समय लड़ रही थी तो उसको दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। उसे गोरे अंग्रेजों से तो लड़ना पड़ ही रहा था, देश के भीतर जो काले अंग्रेज बैठे थे, जो राजा महाराजा के रूप में बैठे थे, नवाबों के रूप में बैठे थे, उनसे भी उसे लड़ना पड़ रहा था। उनके अत्याचारों से, उनके निकम्मेपन से, उनके व्यभिचारी स्वरूप से, उनके पापाचारी स्वरूप से, अत्याचारी स्वरूप से भी उन्हें मुक्ति चाहिए थी। इसलिए जनता दोहरे मोर्चे पर लड़ रही थी और जितने क्रांतिकारी थे वो सारे के सारे, सारी की सारी व्यवस्था के खिलाफ आकर के क्रांति का बिगुल फूंक रहे थे। नेहरू जी ने भी संदर्भ में लिखा है कि हमारे नरेशों का दृष्टिकोण सामंती है, तानाशाहों का सा उनका व्यवहार है। ये भी 1947 में कह रहे थे। तो ये सारे उदाहरण, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बीकानेर की रियासत का जो 1929 और 30 का जो बजट था, उसमें से 26 लाख रुपया अकेले राज परिवार पर खर्च होते थे, जबकि लोगों की शिक्षा और चिकित्सा पर केवल 4.5 लाख रुपए खर्च हुए। आप देखिए, जहां राज परिवार की अय्यासी पर, उनके रहन सहन पर, उनके ऐश्वर्य पर 26 लाख खर्च हो रहे थे, वहां जनता के लिए मात्र 4.5 लाख रुपए हो रहे थे। ये बहुत बड़ा अंतर है। यदि 4.5 लाख रुपया जनता पर खर्च ना होकर के राजा पर खर्च हो रहे होते और 26 लाख जनता पर खर्च हो रहे होते तो बात दूसरी होती। तो जनता का कितना शोषण हो रहा होगा और उस व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए जनता कितनी व्याकुल होगी, ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जामनगर में 1926 के बारे में एक आंकड़ा है कि संपूर्ण आय का आधा हिस्सा राज परिवार पर खर्च होता था, केवल राज परिवार। और ये केवल उदाहरण इन लोगों के ही नहीं है, इन दो चार रियासतों के ही नहीं है, ये पूरे देश की अधिकतर रियासतों का ये हाल। ये निकम्मे लोग भारत की स्वाधीनता की बात क्यों करते? भूटान के राजा ने एक बार कहा था, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप अपने देश के लोगों को पढ़ाते लिखाते क्यों नहीं है? उसने कहा, जिस दिन ये पढ़ लिख जाएंगे उस दिन फिर ये हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। यानी राजशाही खत्म करने के लिए आंदोलन करेंगे और हमें खत्म हो जाना पड़ेगा। तो इन्हें ऐसा ही रखना चाहिए। तो जहां हमारी अपनी गरीबी, कुपोषण, कुशिक्षा, अशिक्षा की बात करके हम कहीं दूसरों को कोसने लगते हैं, वहां हम इन निकम्मे शासकों के बारे में भी सोचें। इन्होंने भी वो शिक्षा क्यों नहीं जारी होने दी होगी, जब एक राज्य में से 4.5 लाख रुपए जनता पर खर्च हो रहे हैं, 26 लाख रुपए उसके अपने ऊपर खर्च हो रहे हैं, या आधा बजट केवल राज परिवार पर खर्च हो रहा है, शेष में जनता है। ऐसे क्रूर शासकों से, निर्दयी शासकों से, अत्याचारी शासकों से मुक्ति प्राप्त करना अनिवार्य था। एक वर्ष में जामनगर के राजा के बारे में लिखा है कि एक वर्ष में उसने 10 लाख रुपया अपनी मोटरों पर खर्च किया था उस समय, यानी अब से 100 साल पहले। 10 लाख कितने होते हैं, होते होंगे उस समय, इतने रुपया वो अपने बजट पर खर्च कर रहा था, यानी अपनी केवल मोटरों पर खर्च कर रहा था। और जनता की शिक्षा के लिए केवल उसने 22,000 रुपये खर्च किए थे, केवल 22,000 एक वर्ष में अपनी मोटरों पर, अपने अन्य कार्यों पर नहीं। तो 10 लाख रुपए, और जनता पर केवल, जनता की शिक्षा पर केवल 22,000 रुपये। कितना बड़ा अंतर था। राजशाही किस प्रकार से हमारे लिए अत्याचारी हो चुकी थी, किस प्रकार से हमारा शोषण कर रही थी, इस बात को सहज ही समझा जा सकता है।
जनता ने आजादी की मांग करना आरंभ किया तो स्पष्ट है कि वह दो बिंदुओं पर लड़ रही थी। एक ही साथ वह ब्रिटिशर्स को भगाना चाहती थी और उसी समय वह भारतीय नरेशों से भी मुक्ति चाहती थी। इसी प्रकार से जयपुर के बारे में विचार करते हैं। जयपुर का राजा जयसिंह प्रभाकर था और उसके पास रॉल्स रॉयस गाड़ियां थी। बहुत बड़े स्तर का विलासी राजा था और अधिक शब्द दूसरे प्रयोग नहीं करूंगा। ब्रिटेन जाता था और जो श्रीनिवास शास्त्री जी का उद्धरण में दे रहा था उन्हीं प्रकार के कार्यों के लिए वहां जाता था। वहां पर उसको रॉल्स रॉयस गाड़ी जहां बनती थी उस गाड़ी की बनाने वाली कंपनी में उसका अपमान हो गया। उस तरीके से उसको सम्मान नहीं दिया गया जिस तरीके से दिया जाना चाहिए था, जो उसकी अपनी मान्यता थी। इसी से खिन्न होकर के उन जनाब ने फिर से नए कपड़े पहने, तैयारी की और फिर दोबारा राजा बन करके उनकी कंपनी में गया। तब उसको सम्मान दिया गया। पहले एक आम आदमी के रूप में गया था, लेकिन तब उसने कहा कि जितनी भी गाड़ियां आपकी यहाँ पर हैं, 6 गाड़ियां थी उस समय कंपनी में, उन सबको दे दीजिए। गाड़ी खरीद लेता है, 6 की 6 गाड़ियों को भारत में ला करके वो दिल्ली में नगर पालिका को दे देता है। अपने धन पर इतना अहंकार था कि मैंने ये गाड़ियां खरीद ली हैं और नगर पालिका अब इनमें कूड़ा उठाएगी, और नगर पालिका कूड़ा उठाने लगती है। जब यही बात रॉल्स रॉयस कंपनी के पास जाती है तो वह अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसकी गाड़ियों की कीमत गिर जाती है, डिमांड खत्म हो जाती है। क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो इतनी बेकार गाड़ी है कि इसमें हिंदुस्तान का एक राजा अपने यहाँ पर नगर पालिका से कूड़ा उठवाता है। इसका उसके व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उसने क्षमा याचना की और उससे कहा कि आप 6 गाड़ी और ले लीजिए, लेकिन हमको माफ कर दीजिए। तब इसने वो बात स्वीकार की और इस राजा ने फिर उन 6 गाड़ियों को अपने लिए खरीदा। एक तरफ तो ये बात दिखती है कि जैसे ये बहुत बड़ा काम था, स्वाभिमान से भरा हुआ काम था, लेकिन ये अहंकारी विलासी लोगों का काम था, जिन्हें अपने देश की जनता की परवाह नहीं थी, जो अपने राजधर्म से विमुख हो चुके थे। ये उन लोगों का कार्य था। ये उन लोगों का कार्य था जो जनता के प्रति अपने कर्तव्य को भूल चुके थे और जो अहंकारी हो चुके थे, सामंती सोच के हो चुके थे, तानाशाही सोच के हो चुके थे। उन लोगों का आचरण इस प्रकार का था। इसलिए जनता का उनके प्रति विद्रोही हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो भी जाना चाहिए था। ऐसे निकम्मे और अत्याचारी शोषक समाज के विरुद्ध आवाज उठाना समय की आवश्यकता होती है। तो हमारे देश का जो राजा था, राजवर्ग था, वो इस प्रकार की स्थिति में फंस चुका था। उसका देश की स्वाधीनता से कोई अभिप्राय नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। उन्हें अपने लिए चाहिए था और अपने आप में वह खुश थे। जहां तक देश के उन राजाओं में से रियासतों के आकार प्रकार की बात है, बहुत कम रियासतें ऐसी थीं जिनका आकार प्रकार बहुत बड़ा था। बहुत सी रियासतें ऐसी थीं जो बहुत छोटी थीं। एक लावा नाम की रियासत थी जिसकी कुल आबादी मात्र 3,000 थी। उसका भी राजा होता था।
और वो राजा आज के एक गांव के प्रधान से अधिक हैसियत नहीं रखता था। बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें 3,000 से अधिक लोग रहते हैं आज भारत में। उनका एक प्रधान होता है। 10-10 हजार, 20-20 हजार के भी गांव हैं अब तो। तो कहने का अभिप्राय है कि 3,000 जहां पर लोग रहते थे उनका भी एक राजा था, कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन उन 3,000 लोगों का वो कितना बड़ा शोषण करता होगा, क्योंकि उसको राजशाही परिवारों के बीच जाकर के जब बैठना होता था तो वह भी उसी शान शौकत के साथ जाता था। तो सारे के सारे 3,000 लोग मत मानो कि उसकी प्रजा न होकर के उसके नौकर चाकर थे जिनका वह शोषण करता था। ये सारे के सारे जितने राजे महाराजा थे, इनके जो इस प्रकार के शौक थे, ये वाहियात गर्दी के शौक, देश के लिए, देश की प्रजा के लिए कहीं भी किसी भी प्रकार से अच्छे नहीं कहे जा सकते। अब जब देश आजाद हुआ या आजाद होने की उसकी तैयारी हो रही थी, तो उस समय हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने ये बात आई कि किस प्रकार से इन राजाओं को एक सूत्र में पिरोया जाए। देखिए, सरदार पटेल के बारे में हमको ये विचार करना चाहिए कि उन्होंने इन राजाओं को अपने साथ लेने के लिए किसी प्रकार की सैनिक कार्यवाही को उचित नहीं माना था। इनको प्यार से अपने साथ लाया जाए और देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, ये उनका लक्ष्य था। और इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। अधिकांश राजा उनके एक प्रयास से ही देश के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जो कि बहुत बड़ी थीं और विद्रोही स्वभाव अपनाने पर काम कर रही थीं। तब सरदार पटेल ने उनको, क्योंकि वो सत्ता स्वार्थी लोग थे, लोभी और लालची लोग थे, इसलिए उनकी मानसिकता को पढ़ करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके लिए प्रिवी पर्स देना स्वीकार किया। प्रिवी पर्स का शाब्दिक अर्थ है हिंदी में निजी थैली। भारत सरकार ने उनको अपनी ओर से एक निजी थैली देनी स्वीकार कर ली कि इतनी थैली यानी इतने राशि आपको प्रति वर्ष मिल जाया करेगी। आप आराम से जैसी शानो शौकत की जिंदगी जी रहे हो वैसी जीते रहना। कुल मिलाकर के 284 ऐसी रियासतें थीं जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिवी पर्स देना आरंभ किया। समझ लीजिए, 563 रियासतें कुल थीं जो भारत के साथ विलीन हो रही थीं और उनसे भारत बन रहा था। उनमें से मात्र 284 ऐसी रियासतें थीं जिनको प्रिवी पर्स देना स्वीकार किया गया। बाकी रियासतों को कोई प्रिवी पर्स देने की आवश्यकता नहीं समझी गई थी भी नहीं। तो प्रिवी पर्स लेने वाले इन राजाओं की भी उनकी अपनी हैसियत के अनुसार उनको प्रिवी पर्स देना स्वीकार किया गया था। प्रिवी पर्स में से 5.65 करोड़ यानी 5.5 करोड़ से कुछ अधिक रुपया प्रत्येक वर्ष उनको देना स्वीकार किया गया था। तो ये 5.65 करोड़ की जो व्यवस्था की गई थी, इसमें काटोडिया के राजा को तो मात्र 192 रुपए मिलते थे, 192। लगाइए कितनी छोटी छोटी सी स्थिति रही होगी उसकी। और उससे भी फिर छोटे जो होंगे तो उनकी औकात कितनी होगी, मात्र 192 रुपए। लेकिन 50 लाख तक के भी बैठे थे उस समय जिनको 50 लाख सालाना मिलता था।
उनमें से देखिए, मैसूर को 26 लाख मिलते थे, ग्वालियर को 25 लाख, भोपाल के नवाब के लिए 11 लाख रुपए रखे गए थे और हैदराबाद के लिए 50 लाख रुपए रखे गए थे प्रति वर्ष देने के। यानी कि देश के खजाने पर एक बोझ तो सरदार पटेल ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे सीधी लड़ाई मोल नहीं ली। यदि सीधी लड़ाई मोल ली जाती तो इनमें से कई ऐसे थे जो विद्रोही हो जाते और फिर एक गृह युद्ध की स्थिति बन जाती। तो देश का गृह मंत्री कितना सावधान था कि उसने उस स्थिति को उस समय टाल दिया। गृह युद्ध की स्थिति ना बने इस बात का प्रयास करते हुए ऐसी स्थिति को पहले ही दूर कर दिया और उनकी मानसिकता को समझ करके उनके अनुरूप कर दिया। ये उनका दूरदर्शितापूर्ण और देश को बचाने वाला निर्णय था। 284 राजाओं को इस तरीके से उन्होंने सहमत कर लिया देश की स्वाधीनता के लिए। रियासतों के पास उस समय जो क्षेत्रफल था वो लगभग 48% भारत था और 28% उसमें जनता रहती थी। देश की कुल जनता, कुल जो जनसंख्या थी उसका जो प्रतिशत था वो 28% था जो रियासतों के पास रहता था, रियासतों में निवास कर रहा था। तो रियासतों के पास इतना यानी 48% भारत ऐसा था जो मैं कहता रहा हूं कि जो लगभग स्वतंत्र था। 48% कह लीजिए कि लगभग आधा भारत। इनका विदेश विभाग और रक्षा विभाग अंग्रेजों के पास था, बाकी सब कुछ अपना ये अपने आप देखते। तो जो ये कहते हैं कि उस समय जिस समय देश को आजादी मिली उस समय सारा भारत आजाद हुआ और ये हुआ फला हुआ, उस सब को भूल जाइए। इस तरीके से आकलन करना हम सीखें कि 48% भारत तो अपने आप में बिल्कुल ठीक था। और मैं जो उस दिन संविधान के बारे में चर्चा कर रहा था, 26 जनवरी के लगभग जो हमारी चर्चा हुई थी उसमें ये बात आई थी कि जब देश के संविधान का निर्माण हो रहा था तो रियासतों के जो लोग उसमें थे, जनप्रतिनिधि, संविधान सभा के भीतर जो लोग रियासतों के प्रतिनिधि बन करके बैठे थे, उनकी उपस्थिति मात्र 6% रही थी। यानी कि लगभग आधा भारत उसमें से अनुपस्थित रहता था। 48% भारत के जनप्रतिनिधि उसमें निष्क्रिय थे, जो 100 में से 6 घंटे ही बैठे थे। जैसे निकम्मे लोगों के बीच से वो चुनकर के आते थे, वैसा ही निकम्मापन उनके ऊपर भी हावी था, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये रियासतें अपने इस स्वरूप को इस तरीके से बचाने में उस समय सफल रही थी। ये रियासत शब्द वास्तव में राष्ट्र शब्द से ही बना है। राष्ट्र से रियासतें बनी हैं। उनके अपने छोटे छोटे राज्य थे जिनको वह रियासत कहते थे। प्राचीन काल का जो हमारा शब्द था राष्ट्र, जो बड़ा व्यापक अर्थों में प्रयोग किया जाता था, वो संकीर्णता में आ गया, सिकुड़ गया। उसका सिकड़ा हुआ स्वरूप रियासत बना। तो ये रियासतें भारत की मूल पहचान के साथ अपने आप को समन्वित रखने के उपरांत भी कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व बनाने में विश्वास रखती थी। जनवरी 1929 में, सॉरी 1947 में 29 जनवरी को हमारे देश के अनेक राजाओं की एक बैठक हुई थी। यानी कि जिस वर्ष देश को स्वाधीनता मिलने जा रही थी, और आपको याद होगा कि फरवरी 1947 में
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा कर दी थी कि हम जून 1948 तक भारत को स्वाधीन कर देंगे। तो उस समय ये बात बन चुकी थी कि अब देश आजाद होने जा रहा है। उस परिवेश में राजाओं की यह बैठक होना बहुत महत्वपूर्ण थी। पूरी मीडिया की, देश के लोगों की, देश के राजनीतिज्ञों की नजरें उस ओर थीं। आज ये निर्णय क्या लेंगे। और उस समय उन्होंने वहां पर बैठ करके ये निर्णय लिया कि जो हमारी पूर्व की स्थिति थी, यानी पूरे अधिकार जो हमको मिले हुए थे, हम पूर्ण अपने आप में एक राज्य थे, राष्ट्र थे अपने आप में, हम वही हैसियत स्वाधीन भारत में चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि नरेशों ने प्रस्ताव पारित किया था कि स्वतंत्र भारत में उन्हें सर्वोच्च सत्ता पुनः प्राप्त हो जाएगी, यह सत्ता भारत सरकार को प्राप्त नहीं होगी। ये प्रस्ताव के मूल शब्द थे। यानी सर्वोच्च सत्ता हमारे हाथ में होगी, यानी कि रक्षा विभाग भी हमारे हाथ में होगा और विदेश विभाग भी हमारे हाथ में होगा। तो अर्थ क्या निकला कि हम अनेक भारत तैयार कर देंगे, या कहिए कि अनेक पाकिस्तान हमारे यहां बन जाएंगे। तो जैसे संतरे के भीतर अलग अलग फाड़ियां होती हैं, वैसे वो फाड़ियां अलग अलग अपना अस्तित्व खोज रही थी। और उसमें ये बैठक होना और उसमें ये निर्णय लेना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए उस दिन से ही एक विशेष तनाव का कारण बन गई थी कि इनको साथ कैसे लाया जाएगा। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत निर्माता कहा जाता है, राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। उनके बारे में यह माना जाता है कि वह नहीं होते तो भारत का एकता और अखंडता तार तार हो गई होती। ये वर्तमान इतिहास कुछ इस तरीके से दिखा देता है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, बस ऐसी चल रहा था, चल चल निकलते सब आगे को। तो इससे क्या होता है कि नई पीढ़ी के भीतर ये बात भी जा सकती है और जा भी रही है, क्योंकि वास्तविक इतिहास उनको नहीं पढ़ाया गया है। और वो बात यह है कि वो ऐसी कहीं कोई तनावपूर्ण स्थितियां नहीं थी। दो चार स्टेट थी जिनमें जूनागढ़ था, हैदराबाद थी, भोपाल, जोधपुर, जम्मू कश्मीर। इसके अलावा सारा भारत एकता के लिए तैयार था नहीं था। इस प्रस्ताव की ओर देखिए, 284 राजाओं को खरीद करके, लालच दे करके सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की मुख्य धारा के साथ लेकर के आए। तो वो क्यों करना पड़ा उनको? क्योंकि 29 जनवरी 1947 को देश के राजा बैठ करके निर्णय ले रहे थे कि हमें अपना पूर्ण अधिकार चाहिए, सर्वोच्च सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए। सर्वोच्च सत्ता की उनकी उस लालसा को, उनकी उस प्यास को, पिपासा को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितने अच्छे ढंग से ठीक किया। और नेहरू जी क्या कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके सबको एक साथ ला करके, एक मंच पर ला करके बैठाने का प्रयास कर रहे थे। और नेहरू जी 28 अप्रैल 1947 को एक भाषण देते हुए कह रहे थे कि ये रियासतें संविधान सभा में आना चाहें तो आ जाए, ना आना चाहें तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती हम नहीं करेंगे। इस प्रकार का ही व्यवहार नेहरू जी का और गांधी जी का मुसलमानों के प्रति होता था। वो आना चाहें तो साथ रह लें, नहीं तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, भारत के साथ रहो। यदि कोई घर में नालायक बच्चा हो और उससे माँ बाप कहे तुझे मानना तो मान ले, नहीं माने तो मत माने, तो इसका अभिप्राय है कि उसकी नालायकी को और बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं मानेगा वो तो तुम कौन होते हो? यही स्थिति मुसलमानों के प्रति दोनों नेताओं की रही। और यही स्थिति नेहरू ने 28 अप्रैल 1947 को अपना यह स्टेटमेंट देकर के देश की रियासतों के प्रति अपना दृष्टिकोण, अपनी पार्टी का दृष्टिकोण, अपनी सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया।
मैं 28 अप्रैल 1947 को अपनी सरकार शब्द प्रयोग कर रहा हूं। तो इसका अभिप्राय है कि जिसको आप भली प्रकार जानते होंगे कि 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बन चुके थे। यद्यपि उनसे पहले तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इनके अनुसार भी चलें तो वो 2 सितंबर 1946 से एक जो अंतरिम सरकार बनी हुई थी उसके प्रधानमंत्री बने हुए थे। इस प्रकार के उनके कथनों ने, उनके स्टेटमेंट्स ने माहौल को और बिगाड़ने में सहायता प्रदान की। अब देखिए, जोधपुर का राजा, अभी मैंने कहा कि जोधपुर का राजा भी उस समय बागी था। जोधपुर का राजा था धनवंत सिंह, नया लड़का था। उसके मस्तिष्क में भी कीड़ा गिजबिजा रहा था कि अलग देश लूंगा। पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयारी कर रहा था। वहां के पहले गवर्नर जनरल जिन्ना ने अपनी ओर से एक खाली पत्र उसके पास भेज दिया था, पेपर, नीचे सिग्नेचर कर दिए थे। कह दिया था कि जो भी लिखना है, जो भी शर्तें लिखनी है, आप अपनी ओर से लिख लीजिए, हमारे साथ आ जाइए। कितना बड़ा लालच था। और वो राजा लिखने के लिए तैयार था। तब सरदार पटेल ने बंदूक की नोक पर राइफल उसके कान के पास कनपटी पर तान करके उससे सिग्नेचर कराए थे देश के साथ जुड़ने के लिए। नहीं तो आपका पाकिस्तान तो वहां तो बनता ही, जोधपुर भी आपके पास नहीं होता। जोधपुर की पूरी रियासत आपके पास नहीं होती। राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र आपके हाथ से निकलने जा रहा था। इसलिए सरदार पटेल का वह योगदान अपने आप में अप्रतिम है, अवर्णनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय शासकों के अधीन जो रियासतें होती थीं, जिनको अपना गृह शासन चलाने का पूर्ण अधिकार होता था, उन्हें हम रियासत के रूप में जानते हैं। अब आते हैं एक दूसरी तरफ। दूसरा है, जैसे आपने बहुत सुना होगा, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। ये जो था, ये था ब्रिटिश भारत, जिस पर पूर्ण राज्य ब्रिटेन के राजा का चलता था। चलता तो पूरे भारत पर था, लेकिन वो जो रियासतें थीं, जो अधिकांश ऐसी थीं कि जिन पर 48% भारत जिनमें बसा हुआ था या उसका क्षेत्रफल था, वो तो ऐसी थीं जिन पर उसका सीधा शासन नहीं था, लेकिन जो ब्रिटिश भारत कहलाता था, एक तो रियासतों वाला भारत हो गया, दूसरा ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत में ये प्रेसिडेंसीज आती थी। ये सब सुने होंगे, लेकिन कई बार हमें अर्थ की जानकारी नहीं होती है तो हम सोचते हैं पता नहीं, ऐसी कह देते होंगे। लेकिन प्रेसिडेंसी वही थी जहां पर ब्रिटिश सम्राट का सीधा शासन स्थापित था। रियासतें जैसे जो हैं, आप देखेंगे मैसूर है, हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर, ये रियासतें थी। और ये जो मैंने बोला बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये ब्रिटिश भारत का रूप थी। 200 रियासतें ऐसी थी जिनका क्षेत्रफल 10 वर्ग मील से भी कम था। यानी एक गांव, दो गांव, तीन गांव, इतने क्षेत्रफल को मिलाकर के भी रियासतें थीं, और वो उनकी संख्या थी 200 से अधिक। गुजरात की ओर ये बहुत अधिक थी, जिनके इतने इतने छोटे क्षेत्रफल थे कि यदि उस समय का नक्शा आप देखेंगे, भारत का रियासतों का नक्शा देखेंगे, तो उस समय इनका नाम भी नहीं आता। बिंदियां रख करके दूर ले जाकर के नाम लिखना पड़ता है, जाकर के कि ये फलानी फला रियासत है। उस रियासत, ऐसी ऐसी रियासतों को भी हमारे यहाँ पर मान्यता दी हुई थी। तो ऐसी रियासतें 200 से अधिक थीं।
और जो मैंने बताया कि लावा नाम की रियासत तो ऐसी थी जिसके पास में मात्र 3,000 लोग ही रहते थे, जिसमें 2 लाख किलोमीटर वाली रियासत को उस समय 21 तोपों की सलामी का हक था, और उससे नीचे की जो थी उनको 19 तोपों की सलामी का हक था, और जो उससे भी नीचे की थी उनमें से कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जिनको 11 तोपों की सलामी दी जाती थी, जबकि कुछ ऐसी रियासतें थीं जिनको केवल बंदूकों की सलामी दी जाती थी, और अधिकांश रियासतें ऐसी थीं जिनको कोई सलामी दी ही नहीं जाती थी, और उनकी संख्या आप समझ लीजिए कि 500 से अधिक थी। मात्र 117 रियासतें ऐसी थीं जिन्हें सलामी का हक था, मात्र 117, सबको नहीं था। और इनके सबके ऊपर जो बैठा था, ये 21 तोपों की सलामी लेकर के निकम्मे लोग, जिनके भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं थी, स्वार्थ भक्ति जिनके लिए सर्वोपरि हो चुकी थी, ये लोग 21 तोपों की सलामी लेकर के, 19 तोपों की सलामी लेकर के, 11 तोपों की सलामी लेकर के अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह मान लिया करते थे। जब कहीं किसी सभा में जा रहे होते थे, या ब्रिटेन का कोई राजा महाराजा यहाँ पर आया होता था, रानी आई होती थी, उस समय इनके लिए इतनी तोपें छूट जाना इनके लिए सबसे बड़ी बात थी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि देश जाए चूल्हे में, राष्ट्र जाए भाड़ में, खेलते शिकार सभी कुर्सियों की आड़ में, खेलते शिकार सभी कुर्सियों की आड़ में। ये शोषक लोग थे जो कुर्सियों की आड़ में शिकार खेल रहे थे, जिन्हें शोषण से अतिरिक्त कुछ सूझता नहीं था, जिन्हें देश हित के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। ऐसे लोगों ने अपने लिए, जिस समय ये लूट मच रही थी, मुझे क्या चाहिए, उस समय तोपों की सलामी चाहिए थी इनको। जैसे 1947 में जब देश आजाद हो रहा था, अधिकांश कांग्रेसी नेता जनता के बीच जाकर के जनता की रक्षा करने में विश्वास नहीं रख रहे थे। उनमें से अधिकांश ऐसे लुटेरे थे, मैं लुटेरे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जो सत्ता में अपनी भागीदारी के लिए तैयारी कर रहे थे। कोई नेहरू की तरफ भाग रहा था, कोई गांधी की तरफ भाग रहा था, मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मुझे राजदूत बना देना, मुझे राज्यपाल बना देना, मुझे मंत्री बना देना, मुझे ये कर देना, मुझे वो कर देना, क्योंकि उस समय आपके पास में संसद नहीं थी, विधानसभा नहीं थी, आपको सबको नॉमिनेट करना था। 1947 से 1952 तक के जो 5 वर्ष हैं, उसमें कोई आपके पास में विधिवत चुनी हुई सरकार नहीं थी। वो जिसके जैसे संबंध हों, उन संबंधों को कैश करने में लगे हुए थे, जनता के बारे में सोचने की उनके पास कोई फुर्सत नहीं थी। तो यही सोच, यही चिंतन भारत के उन रियासतदार राजाओं का हो चुका था, जो अपने लिए केवल तोपों की सलामी खोज रहे थे। अब जनता के बारे में सोचिए, यदि हम और आप आज के अपने इन कथित बादशाहों, कथित राजा महाराजाओं को देखें जो एमपी के रूप में हम भेजते हैं, और यदि इनका दृष्टिकोण इस प्रकार का हो जाए तो हमारा क्या चिंतन बनेगा इनके प्रति, हमारी मान्यता क्या बनेगी इनके प्रति। स्पष्ट है कि हम बागी हो जाएंगे, विद्रोही हो जाएंगे। अब उस समय की जनता के बारे में सोचिए, तो स्पष्ट हो जाता है कि वो इनके प्रति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विद्रोही रही होगी। इतिहास हमें बताए या ना बताए, लेकिन परिस्थितियां हमको बता रही हैं। इनका रहने सहने का तरीका और अपने अपने लिए सब कुछ पाने की सोच, ये स्पष्ट कर रही है कि जनता इनको अच्छा नहीं मानती होगी।
अब आप हम सब एक बात देखते हैं कि सब शब्द आता है राजशाही के भीतर ही, नवाब। यह नवाब भी विचार करने लायक शब्द है। नवाब है क्या? नवाब नायब से बना है, और नायब उर्दू में डिप्टी के लिए कहते हैं, उप। जैसे डिप्टी मैनेजर। तो ये डिप्टी मैनेजर में जैसे डिप्टी लगा, वैसे ही नायब से बिगड़ करके हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में होता है, नायब तहसीलदार वगैरह आपने सुने होंगे। तो वैसे ही ये भी नायब जो होते थे, यानी कि जो छोटे राजा होते थे, जिनको हम हिंदी में राव कहते थे या राय कहते थे, राय साहब, राव साहब, ये सब वही वहीं से आए हैं। और इसी से बना नायब से नवाब, तो वो छोटा राजा। और इसी प्रकार आप देखते हैं कि जो राजा था, वो तो बैठता था ब्रिटेन में, सम्राट। लेकिन उसका जो उपराजा था, वो वाइस रॉय के रूप में, डिप्टी राजा के रूप में भारत में बैठता था। इसलिए वाइस राय कहते हैं उसको। तो राय आपका ही लिया गया शब्द है, आपसे ही लिया गया शब्द, आपके यहां से ही गया हुआ शब्द है। लेकिन वहां से इंपोर्टेड होकर के आया, तो हमको बड़ा अच्छा लगा, वाइस राय। ये शब्द भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हैदराबाद है, मैसूर है, जम्मू कश्मीर है, ग्वालियर है, बड़ौदा, ये ऐसी रियासतें थीं जिनको उस समय 21 तोप, यही केवल थी 5 रियासतें जिनको 21 तोपों की सलामी दी जाती। हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर, ग्वालियर, बड़ौदा। इसके बाद 117 ऐसी रियासतें थीं जिन्हें सलामी का हक था। भरतपुर, उदयपुर, कोल्हापुर, पटियाला, त्रावणकोर, ये 5 रियासतें ऐसी थीं जिनको 19 तोपों की सलामी का हक था। और हिज हाईनेस, आपने बहुत सुना होगा, हिज हाईनेस जिसको कहते थे, राजा ही होते थे, वो भी हमारे रियासतों के राजा ही थे। लेकिन जिनके नाम के पहले आप हिज हाईनेस लिखा देखते हैं, वह एक उनकी उपाधि थी, चाटुकारों की उपाधि थी वो उनकी। समझो कि वो बड़ा चाटुकार था। ऐसे चाटुकारों को वो हिज हाईनेस कहते थे, और हिज हाईनेस वाले जो थे, उनको 11 तोपों की सलामी का उस समय हक दिया गया था। अब आइए सरगुजा। सरगुजा एक ऐसी रियासत थी जो जो करौली नाम की रियासत थी, उससे भी, करौली उससे बड़ी थी सरगुजा से। लेकिन उसका जो राजनीतिक आधार था, राजनीतिक हैसियत थी, वो छोटी थी। इसलिए सरगुजा रियासत जो उससे आकार में छोटी थी, उसको तो तोपों की सलामी का हक दिया गया, लेकिन करौली को नहीं मिला। इस प्रकार से यह भी नहीं था कि प्रत्येक को क्षेत्रफल के आधार पर ही तोपों की सलामी का हक मिल गया। ये ब्रिटिश भारत और हमारा जो अपना भारत था, रियासतों वाला भारत, उसकी स्थिति थी। अब 2 शब्दों को और स्पष्ट कर देते हैं, समापन की तरफ चलते हैं। एक शब्द है ब्रिटिश भारत, और दूसरा है ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज। दोनों को हम अक्सर प्रयोग कर लिया करते हैं, और दोनों को ही प्रयोग करके आगे बढ़ जाते हैं, उसकी वास्तविकता की ओर हम ध्यान नहीं देते। तो ब्रिटिश भारत क्या है? ब्रिटिश भारत है 1858 से लेकर के, जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ, तो 1858 से 1947 तक, यानी 89 साल के इस काल को ही ब्रिटिश भारत कहते हैं, जहां जहां पर ब्रिटिश सरकार के कानून सीधे सीधे लागू होते थे। अब हमारे देश में क्या है? हमारे देश में कहते हैं 200 वर्ष अंग्रेज राज कर गए। अंग्रेजों के अभिलेख में ब्रिटिश भारत
1858 से शुरू होता है, 1947 में समाप्त हो जाता है। वो 89 वर्ष मान रहे हैं और हमारे शेर 200 250 वर्ष तक ले जाते हैं खींच करके। कारण कि राष्ट्रबोध नहीं है, इतिहास बोध नहीं है। अब आता है ब्रिटिश राज। तो जहां ब्रिटिश भारत हमारी भौगोलिक राजनीतिक स्थिति को साफ करता है, भौगोलिक स्थिति को साफ करता है, वहीं ब्रिटिश राज हमारी राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट करता है। 1858 के घोषणा पत्र के जारी होने के बाद 1947 तक जो उन्होंने यहाँ पर राजनीतिक शैली के अंतर्गत शासन किया वह ब्रिटिश राज है, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये दोनों शब्द भी अपने आप में समझने लायक हैं कि ब्रिटिश भारत क्या है और ब्रिटिश राज क्या है। तो मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। मैं समझता हूं कि कई चीजों का स्पष्टीकरण आज के इस चर्चा के माध्यम से रहा होगा। इन सब चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है। इतिहास की वास्तविकता को समझने के लिए इतिहास को खोजना पड़ता है। इतिहास की सच्चाई को समझने के लिए उससे पूछना पड़ता है कि तेरे पास ये शब्द कहाँ से आया, तत्कालीन परिस्थितियां क्या थीं, कौन राजा क्या कर रहा था, जनता क्यों परेशान थी, जनता किन किन लोगों के विरुद्ध लड़ रही थी। इन सब चीजों को समझने से हमको मालूम होता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा कैसा कैसा संघर्ष किया, किन किन सत्ताओं के साथ उन्हें लड़ना पड़ा था। और वर्तमान के लिए एक प्रेरणा मिलती है। यदि आज भी निकम्मे लोग, देशद्रोही लोग सत्ताओं के इर्द गिर्द कहीं बैठे हों या सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हों, जिन्हें अभी जो हमारा कुंभ मेला संपन्न हुआ यह केवल एक आस्था दिखाई देती हो या एक परंपरा दिखाई देती हो या कुछ लोगों का जमघट दिखाई देता हो, उन लोगों के साथ आपके लड़ने का एक संदेश देती है। जिन चीजों को बड़े प्रयास से, बड़े पुरस्कार से बचा करके लाए हैं, उस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उनके शब्दों में नहीं, दूसरे शब्दों में समझिए, बहुत संघर्ष करके हम चीजों को सुरक्षित करके यहाँ तक लाए हैं। और आज भी हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। कहीं जम्मू कश्मीर में अलगाव के शब्द वहां का मुख्यमंत्री बोलता है, कहीं आप जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में नई खिचड़ी पकती दिखाई देती है, कहीं केरल में जाएंगे तो नई खिचड़ी पकती दिखाई देती है, कहीं उत्तर प्रदेश में नई नई चीजों को ला ला करके पेश करने की गलत परंपरा बनती दिखाई देती है, संभल का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। तो ये चुनौतियां हैं, ये चैलेंजेज हैं, ये वो परिस्थितियां हैं जो आज भी आपको कहती हैं कि जैसे पूर्वजों ने उस समय संघर्ष किया था वैसे ही आपको भी संघर्ष करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय। वास्तव में आज की इस सत्र में कई बातों का सत्यापन हुआ है। अब जैसे मोटर की बात कही गई कि वो राजा, और हमें गर्व के साथ ये अनुभूति होती थी कि उन्होंने उस विशिष्ट कंपनी को दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या होती है और हमारा स्वाभिमान क्या है। लेकिन बहुत सारी बातें जिसके पीछे राजा और रजवाड़ों में निहित जो जनता थी उसका क्या हाल रहा होगा, ये स्पष्टता सामने आई है। साथ ही जो ब्रिटिशकालीन भारत की बात आई है और अन्य बातें भी सामने आई हैं, राज्य रजवाड़ों की बातें आई हैं। और कई बार तो हमें ये भी सुनने को मिलता है कि
उनके जो फैसले होते थे, उनका जो न्याय होता था, वो भी गज़ब का होता था। इधर उत्तराखंड में भी एक टिहरी रियासत थी और बहुत साल पहले मैं जब वो एक उसी एरिया में जब जा रहा था, तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि एक जो जिप्सी थी, गाड़ी थी, यूटिलिटी थी, उसमें कुछ लोग बैठे थे, वो अपने ट्रैक से हट गई, यानी वो गिर गई रोड से कहीं नीचे खाई में, तो ड्राइवर भग गया। ड्राइवर भगा तो फिर अब क्योंकि वो ड्राइवर भी किसी राजा से कम नहीं था उस समय, तो अब वो राजा रजवाड़ों या फिर जो हिज हाइनेस टाइप का रहा होगा, तो राजा ने उसे कोई दंड न देकर के जिप्सी को पेड़ पे लटका दिया। कहा कि इसको दंड है कि इससे गिरी क्यों है? तो ये तो सामान्य और प्रत्यक्ष देखी हुई बात है और बाद में देखी गई बात है जो हाँ, लेकिन क्या-क्या हुआ होगा और देश की जनता को कितना बड़ा संघर्ष करना होगा किया होगा। वास्तव में ये संघर्ष अंग्रेज़ों से कम और आताताइयों से कम रहा, अपनों से ज़्यादा रहा होगा। वरना तो कहाँ अ, ऐसे इतने विराट देश में जहाँ की हर एक मोड़ के पीछे दूसरा राज्य खड़ा है, जहाँ सैनिक खड़े हैं और अलग-अलग मंत्रणा के साथ कार्य हो रहा है, वहाँ अगर ये सभी शक्तियाँ अगर विदेशी ताकतों के विरुद्ध होती, तो हम शायद कहाँ गुलाम हो पाते। लेकिन हमने ही अपने स्वार्थों के ज़रिए सभी को शरण दी और ऐसी शरण दी कि वो यहीं के हो गए, हमारे ही हो गए और हम किसके हुए पता नहीं। ख़ैर इस तरह की चर्चाएँ आना बहुत ही ज़रूरी भी है, जिससे पता लगता है कि वो जो रियासतें आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय सरदार पटेल जी ने भारत में विलय की हैं, वो भी कितना बड़ा अपने आप में संघर्ष रहा होगा और आपने उचित शब्द प्रयोग किया कि बंदूक की नोक पे भी ये कार्य करना पड़ा, वरना तो कहाँ मानने वाले थे, अगर बंदूक की नोक पे नहीं किया जाता, तो लोग तो डरे हुए थे और अपने राज को, अपने गद्दी को सँभालने के लिए राज़ी थे। इन्हीं शब्दों के साथ हाँ, आज मैं पुनः आदरणीय अ, श्री पवन कुमार सर जी के पास पहुँचता हूँ, वो अपनी टिप्पणी रखें, तत्पश्चात कुछ हैंड भी रेज़ हो रहे हैं, हम सभी के पास पहुँचेंगे। आदरणीय पवन कुमार सर। जी, आज के हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए राकेश जी का अभिनंदन है और निश्चित रूप से जो हमारे राजे रजवाड़े रहे, उनका इतिहास रहा, कुछ अच्छा भी किया होगा, कुछ खराब भी किया। इनको आज के परिस्थिति में मैं 2-3 परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास जब करने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे 3 देश नज़र आ रहे हैं वर्तमान स्थिति में। अभी नेपाल देश में राजा की वापसी के लिए लोग आतुर होते जा रहे हैं धीरे-धीरे, कि जो 20-25 साल पहले पतन हुआ, ये 20 साल पहले पतन हुआ नेपाल की राजशाही का, एकमात्र हिंदू राष्ट्र जिसको हम कहते थे, उसके लिए वहाँ के 20 साल के अनुभव में डेमोक्रेसी के नाम पर, कम्युनिज्म के नाम पर, जो भी वहाँ पर परिस्थितियां बनी है, उसके आधार पर लोगों को लगता है कि राजशाही ही यहाँ का अच्छा विकल्प है। कम से कम कुछ वर्ग तो इसके लिए आंदोलित होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी उसके कारण है, मैंने राजा के समय का नेपाल भी देखा है, उसमें मैंने भ्रमण भी किया है और मैंने ये देखा कि वहाँ पर बाकी और जो कुछ था, कुछ स्थितियां नियंत्रण में थी, इतनी ज्यादा स्वच्छंदता भी नहीं थी जो आज के दृष्टिकोण से नेपाल में दिखाई दे रही है और जिस तरह का हस्तक्षेप अन्य चीजों के लिए दिखाई देता है। तो एक तो उस दृष्टिकोण से मेरे मन में ये प्रश्न है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, एक तो व्यवस्थाएं का परिवर्तन होना भी समय समय पर जरूरी है। जो चीज व्यवस्थाएं चलती भी हैं, वो भी समय के अनुसार निश्चित रूप से वो परिवर्तित होती हैं, चाहे वो अच्छी ही क्यों नहीं हो। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है। दूसरी जो व्यवस्था मैं देखता हूँ वो हमारे दूसरे पड़ोसी देश भूटान की है।
जहाँ पर अभी भी राजशाही किसी तरह से, और वहाँ के राजा ने भी आकर के अभी कुंभ में स्नान किया, और उसके बारे में भी ये चर्चा हुई कि ये बौद्ध धर्म के लोग आकर के, कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि ये कुंभ में स्नान क्यों कर रहे हैं, और इससे तो ये इसका क्या तात्पर्य है। तो ये हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जितने भी ये संस्कृतियां हैं, जितने भी हुए हैं, कहीं ना कहीं तो एकीकरण इसका होना जरूरी है, और मुझे लगता है कि ये एकीकरण की तरफ जुड़ने का एक नई समीकरण बनने की तरफ एक इशारा दे रहे हैं। तीसरा जो देश है जिसको कि मैं जानता हूँ, जिसका मैंने भ्रमण किया है, वो है थाईलैंड, जहाँ पर राजा को भगवान राम का ही अवतार माना जाता है, उसी तरह से पूजा भी की जाती है। और मैं उसको और इस दृष्टिकोण से इसलिए भी देखता हूँ, उसको सम्मान की दृष्टि से इसलिए भी देखता हूँ, क्योंकि 2015 में यहीं के राजा ने पहली बार मिट्टी बचाने के लिए जो कार्यक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने किया, उसमें अपना पुरजोर समर्थन किया, और इसी कारण वर्ल्ड सॉइल डे, जिसको कि हम विश्व मृदा दिवस कहते हैं, उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में आज निरंतर होते आ रहा है। तो ये एक कुछ पॉजिटिव कहानियां हैं जिसको कि मैंने वर्तमान स्थिति के अनुसार समझने का और उसको अवलोकन करने का और उस पर एक नजर बनाने के दृष्टिकोण से सबके सामने रखा है कि ये इस तरह की जो राजशाही व्यवस्थाएं अभी भी कायम है दूसरे देशों में, उसकी कुछ न कुछ हमारे सनातन संस्कृति से जो 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 कनेक्शन है, और वो कनेक्शन छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, एक अच्छा कनेक्शन के रूप में अभी भी विद्यमान है, अभी भी फल फूल रहा है, और आने वाले समय में उसके प्रति जो भी षड्यंत्र रचे जाते हैं, उसके बावजूद भी वो कायम है, और शायद लोग उसको भी दिल से मानते हैं। जैसे थाईलैंड के जो लोग हैं, अपने राजा को बहुत ही पूजनीय है, पूजनीय उनका स्थान है। ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियों के साथ वहाँ की राजा की भी मूर्ति रहती है, और लोग बड़े अच्छे तरीके से, चाहे बौद्ध धर्म को ही ज्यादातर वहां पर माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म के इस तरह से भी जब हम उनके प्रतीक चिन्हों को मैंने वहां पर जाके देखा, नजदीक से देखा, और वहां के मंदिरों में भी जाकर के विशेष रूप से गणेश जी को बहुत ज्यादा वहां पर मान्यता है। तो इस तरह से भी ये लगता है कि ये जो राजशाही के जो अच्छाइयाँ थी, जो अच्छी चीजें हैं, वो चल रही हैं, लेकिन षड्यंत्र सब जगह हो रहे हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं। और समय समय पर, जैसा मैंने कहा कि परिवर्तन, समय परिवर्तनशील है, कोई भी चीज कभी भी लंबे समय तक टिकना उसका बहुत मुश्किल लगता है। किसी भी ऐसी व्यवस्था जो हमने बनाई हुई है, जो मानव निर्मित है, जो हमारे एक उससे दूसरे तरफ जाएगी, मतलब एक ही वंश से आगे चलती जाएगी, वहां पर भी परिवर्तन होते आए हैं और लगातार होते रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर हम उसके समकालीन दो विचारधाराओं को देखें, जिसको हम डेमोक्रेसी एक तरफ कहते हैं और एक तरफ कम्युनिज्म कहते हैं, तो दोनों में भी आपके अंदर जो कमियां हैं वो भी जग जाहिर है कि दोनों सिस्टम्स में भी कमियां हैं, और शायद उसको भी, उसमें भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो इन सब चीजों को परिप्रेक्ष्य को रखते हुए अब आने वाले समय का क्या रास्ता है, जो वर्तमान चुनौतियां हैं, और जिस तरह से जो चुनौतियां वर्तमान में दिख रही हैं, विशेषकर जो पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां हैं, उसके लिए हमारा क्या रास्ता है। उसके लिए कुछ रास्ता हमारे भूटान के लोगों ने कुछ दिखाने का प्रयास किया हुआ है, लेकिन बाकी जगह तो जो चुनौतियां हैं वो आपकी स्थित हैं, और वो भी एक परिवर्तन को एक संकेत दे रही है। जो चुनौतियां हैं उसी से ही परिवर्तन होता है। जहां भी परिवर्तन हुआ है, किसी न किसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए वहां पर परिवर्तन हुआ है, चाहे वो अच्छे के लिए हुआ, चाहे वो खराब के लिए, बुराई के लिए। तो इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपके कमेंट के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपके इस बारे में क्या विचार हैं। जी धन्यवाद। आदरणीय पवन जी के लिए हृदय से नमन करता हूँ।
आपका चिंतन बहुत उचित है, उपयुक्त है, समय के अनुकूल है। और देखिए, अतीत का विवेचन केवल इसलिए किया जाता है कि वर्तमान को सुधारा जाए, वर्तमान की परिस्थितियों पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए और उनका निराकरण करने के लिए प्रयास किया जाए। इसमें दो राय नहीं है कि प्राचीन काल में जो राज्य व्यवस्था थी उसमें घुन लगा, जंग लगा, और उस जंग की स्थिति ये आई कि हमारा राजधर्म इतना दुर्बल हो गया, अपने वास्तविक ध्येय से इतना विमुख हो गया कि ऐसे ऐसे राजा हमको स्वाधीनता से पहले झेलने पड़ रहे थे। यदि वास्तविक राजधर्म और वास्तविक राजनीतिक व्यवस्था हमारी उस समय स्थापित रही होती तो ऐसा कहीं नहीं होता। मेरा ये भी अनुभव है और आपने भी उसको देखा होगा कि जो लोग नीति के अनुसार धार्मिक बन करके व्यवस्थाओं को चलाते हैं वो दूर तक और देर तक टिके रहते हैं। जैसे कांगड़ा राज्य के बारे में मैं बता रहा था कि वो महाभारत से भी हजारों वर्ष पहले से शासन कर रहा था और 1947 तक भी वहाँ राजा था उसी समय का। लेकिन मुगल आए, दूसरे लोग आए जिन्होंने क्रूरता के, बर्बरता के आधार पर जनता से लुटेरे बन करके सत्ताओं को छीना, वो समाप्त हो गए। महाराणा प्रताप के वंश को अगर देखेंगे तो 1500-1600 साल तक उन्होंने शासन किया। 1500 साल तक वो शासन करते रहे या आज भी वो संपन्नता की स्थिति में है तो कहीं ना कहीं उनके साथ यश जुड़ा हुआ है, लोगों की शुभकामनाएं जुड़ी हुई। तो जब राजधर्म का निर्वाह सही तरीके से किया जाता है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही प्रकार से किया जाता है तो उसके दूसरे परिणाम होते हैं, और जब उनमें कहीं लापरवाही बरती जाती है तो उसके परिणाम दूसरे होते हैं। ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, मात्र 150 साल, 100 साल, 200 साल, जिस तरीके से भी आप कहना चाहें, भाग गए क्योंकि कर्म अच्छे नहीं थे। मुगल आए, कितनी देर रहे, सत्ता के टॉप पर कितनी देर रुक पाए, लेकिन आपका राजा अकेला विक्रमादित्य, जिसके नाम से विक्रमी संवत चलता है, वो 183 वर्ष तक शासन करता है। जितने में ये कई कई सारे समा गए, उतनी देर में अकेला बैठा है और कितने बड़े भूखंड पर शासन करता है। ये सब कर्मों का है। अब कहने का अभिप्राय यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमको अपने महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर के वैदिक सत्य सनातन स्वरूप की जो मर्यादाएं हैं और उसकी जो आवश्यकता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उनको लागू करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। उसी के लिए ये बखान किया जाता है, उसी के लिए बताया जाता है कि लोगों के भीतर वो सत्व जागे जिससे वो नई क्रांति के लिए तैयार हों। परिवर्तन और विवर्तन का क्रम है प्रकृति के मूल में। परिवर्तन और विवर्तन का क्रम है प्रकृति के मूल में। चलना है नहीं रहना यहाँ, व्यर्थ पड़ा हूँ धूल में, व्यर्थ पड़ा हूँ धूल में। तो ये अनावश्यक एक जो प्रतिस्पर्धा हमारे भीतर पैदा कर दी, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए, लेकिन नकारात्मक प्रतिस्पर्धा राजकीय पर जो परंपरा यानी कि जो हमारे राजसिक और तामसिक वृत्ति को बढ़ाती है, उसने हमारा सब कुछ तहस नहस कर दिया है। हम एक दूसरे की टांगों में टांग मार करके, टंगड़ी मार करके आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिव बात सब जो प्रयोग किया जाता है, ये सब जो लागू किया गया है, इसने सब पिछले वाला हमारा तहस नहस कर दिया। सात्विक प्रतिस्पर्धा, आप भी बढ़े मैं भी बढ़ूं, आप मेरे सहयोगी बने मैं आपका सहयोगी बनूं, ये भाव जब तक वैचारिक क्रांति के माध्यम से संस्कार के रूप में स्थापित नहीं किया जाएगा, राष्ट्रीय संस्कार के रूप में स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक हम अपनी घरेलू समस्याओं तक को भी नहीं निपटा पाएंगे, समाज की, राष्ट्र की और संसार की समस्याओं को। तो हमें उस दृष्टिकोण से प्रयास करने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद। जी, जी आदरणीय। अ, ये सुंदर वार्तालाप रहा और एक तरफ हम स्थिरता चाहते हैं, साथ में दूसरी तरफ परिवर्तनशीलता चाहते हैं और उससे जो प्रतिस्पर्धा बनती है,
उसको हम सभी जीते हैं और नई बातें सामने आती हैं। ऐसे क्रम में आदरणीय रमेश चंद मेहरा सर, आपका हैंड रेज है, आप कृपया बात रखिएगा। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा हमारी बहुत अच्छी रही और आज जो चर्चा हुई ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है सर। जैसा कि हमने आपके माध्यम से जो चीज़ें सुनी, जो रियासतें, नवाबी, ये सब शब्द जो शायद राष्ट्र तो हमारा पहले से ही रहा है, परंतु नवाबी जो है वो मध्यकाल में आया, ऐसा है। और ये जो इसके पहले यदि हम देखें तो अशोक सम्राट हुए हैं जो महान थे, हर्षवर्धन हुए हैं, विक्रमादित्य हुए हैं, ये सब भी हुए और इनकी भी एक गाथा है। दूसरे तरफ जितने भी हम मध्यकाल के बाद मैंने 1100 के बाद जो देखते हैं, उसमें ये लूट खसोट, एक दूसरे पर आक्रमण करना, एक दूसरे को गिराना, और ये आते आते इतना रच बस गया कि अब सब लोग जो है आपस में ही लड़ने लगे। बुंदेलखंड का इतिहास मैंने पढ़ा तो बहुत छोटी, जैसे आपने कहा, छोटी छोटी रियासतें, और ये एक दूसरे पर आक्रमण करती थी, और उस आक्रमण में कौन मारे जाते थे? किसी का भाई, किसी का बहन हो, किसी का साला, यही तो सब मरते थे। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि तब इनमें वैमनस्यता बनती थी और फिर एक दूसरे को नीचे दिखाने का, एक दूसरे से बदला लेने वाली भावना जो थी वो चलते रहती थी, और वही लूट और वही मार काट होते रहती थी। इससे हमारा जो है वो रियासतें भी पनपी और कमजोर भी हुए। दूसरी तरफ आपने हमें दो चीज और बताई। एक अभी महाराणा प्रताप की आपने उनके वंश परंपरा की बात की, दूसरा आपने हमें शिवाजी की बात भी बताई। और जब हम इनके द्वारा, अनुपम मिश्र के द्वारा लिखे हुए तालाब आज भी खड़े हैं, उसको जब पढ़ते हैं तो उसमें यह भी बताया गया है कि उस समय के जो राजा रानी होते थे वो स्वयं उस तालाब को साफ करने के लिए एक त्योहार मनाते थे और उसमें जाते थे और मिट्टी फेंकते थे। तो ये जो एक तरफ उनकी सहभागिता जनता के साथ भी थी, ऐसा जो सनातन के मानने वाले या उन सनातन नियमों को जानने वाले हमारे राजा महाराजा थे, उन्होंने जनता की भलाई के लिए काम भी किए हैं, और वो दिखाई भी देते हैं कि हजारों तालाब और क्या क्या चीजें बनाई गई है। परंतु मध्यकाल में जो बात हुई और ब्रिटिश काल में जो बात हुई, उसमें इस तरह की चीजें, इस तरह की सहभागिता शायद कम हुई है, और इसी का परिणाम हुआ है। जियो जी आदरणीय, मैं बहुत विनम्रता से एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो राजधर्म था वो तो जन कल्याण के लिए ही समर्पित था। और जब हम भारतवर्ष में इस बात की कल्पना करते हैं या आज के इतिहास को पढ़ते हैं कि मुगलों की भारत को देन, तो मैं उसको इस तरीके से पढ़ता हूं कि जब ये आप इतने निकम्मे राजाओं को देख रहे हो कि जो रॉयल्स रॉयस पर खर्च कर रहे हैं, सारे बजट का आधा अपने परिवार पर खर्च कर रहे हैं, तो ये देन थी मुगलों की, जिससे आपका राजधर्म पतित हो गया। कहाँ राजाओं का चरित्रहीनता हमने देखी है? हमने जो पढ़ा है, जो हमारे यहाँ पर नियम निर्धारित किए गए, इनके लिए जो आवश्यकताएं अनुभव की गई, वो तो ये थी कि आप जो है चरित्रहीन नहीं होंगे, बल्कि चरित्र की रक्षा करने वाले होंगे और जनता के भी चरित्र की रक्षा करने वाले होंगे। और फिर गिरे तो इतने गिरे कि अपने आप ही चरित्रहीन हो गए। कहाँ वो स्वरूप था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, योगेश्वर श्री कृष्ण जी का, धर्मराज युधिष्ठिर का, मानधाता का, ययाति का, और बहुत बड़े बड़े राजा महाराजे आपके यहाँ पर हुए, रघु जी हुए, जो भी हुए। एक वो स्वरूप था और एक ये स्वरूप था कि जो जाकर के ब्रिटेन में और इधर उधर जाकर के ये ऐसे गंदे काम कर रहे थे। तो कहाँ जा लिए थे हम, और ये गए कहाँ? जो आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि मध्यकाल में ये लूट मची, और ये चरित्र की भी लूट मची, और ये धन की भी लूट मची, ये दूसरे के राज्यों को हड़पने की भी लूट मची। ये जो आई, ये भारत के राजाओं में अगर ऐसे विकार आ गए थे तो ये इनके कारण थे। ये जो बहुपत्नी व्यवस्था थी हमारे यहाँ पर, ये राजाओं महाराजाओं में नहीं थी हमारे यहाँ।
जब इनके यहाँ पे देखी कि 4-4 पत्नियां ये रख सकते हैं और उसके अलावा औरतें अनेक रख सकते हैं, तो हमारे राजाओं के भीतर भी ये विकार आए। ये देन है इनकी हमको, लेकिन इन पर चर्चा नहीं होती, इनको बताया नहीं जाता। ये तो मुगल और हिंदू संस्कृति को जोड़ करके कुछ इस तरीके का दिखा जाता है, जैसे आज बहुत आपको पोस्ट मिलेंगी कि मुगलों के काल में भी होली मनाई जाती थी, ये भी होता था, वो भी होता था, त्योहार मनाए जाते थे, कहीं रोक नहीं थी। आज जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर होंगे आज इन पर पोस्ट लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। तो हमें तो वही तो वास्तविकता स्थापित करनी है कि जो सच था उसके विरुद्ध यदि आचरण हो रहा था तो वह गिरावट का कारण, और उस गिरावट के विरुद्ध यदि हमारे पूर्वज, हमारे आपके सबके पूर्वज, मेरे भी पिताजी रहे होंगे, दादाजी परदादाजी रहे होंगे, आपके भी रहे होंगे, जो कहीं ना कहीं उनकी चपेट में आए होंगे और उन्होंने संघर्ष किया होगा। लेकिन जब हम सारे इतिहास से काट के गए तो हमें अपने दादा परदादा और उनके दादा परदादा की जानकारी नहीं है, उनके साथ कैसा कैसा हुआ होगा। जी धन्यवाद। जी। वास्तव में जब हम हाँ, प्रजा के पालन की व्यवस्था को देखते हैं, तो मानधाता जैसे विक्रमादित्य जैसे राजाओं को हमने देखा, और उससे भी पहले जाएं तो हमारे वेदों के माध्यम से और संस्कृत साहित्य के माध्यम से आया, और उन शब्दों को आज हम पुनः खोज रहे हैं। उनके आधार पर हम लोकतंत्र को स्थापित करने जा रहे हैं।